नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के गुप्त साम्राज्य पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो हम देखते हैं कि जो गुप्त वंश के शासक हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास पर किस प्रकार से अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। कनिष्क की मृत्यु के साथ ही कुषाण साम्राज्य जो था वो पतन की ओर अग्रसर हुआ और भारत की राजनीतिक एकता जो थी वो पुनः छिन्न भिन्न हो गई थी। लेकिन कुषाणों के बाद शीघ्र ही भारतीय इतिहास के नभमंडल पर गुप्त वंश रूपी दिनकर का उदय हुआ था। इस राजवंश के उदय के साथ ही भारतीय इतिहास में एक नव युग का प्रवर्तन हुआ। इस राजवंश की स्थापना के साथ ही भारत की राजनीतिक विच्छिन्नता का युग समाप्त होकर राजनीतिक एकता के युग का सूत्रपात शुरू हुआ। गुप्त वंश के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यह साम्राज्य न केवल संपूर्ण उत्तरी भारत में विस्तृत था, वरन सुदूर दक्षिण के राज्य और सीमा पर स्थित सीमांत और विदेशी राज्य भी या तो उसकी अधीनता में थे या उसके प्रभाव को स्वीकार करते थे। राजनीतिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी यह काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। धर्म, साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं था जिसका इस काल में सर्वांगीण विकास न हुआ हो। अब चलिए हम देखते हैं गुप्तों का परिचय किस तरह से हमें इसकी जानकारी मिलती है। गुप्तों की जाति के विषय में तो विद्वानों में तीव्र मतभेद है। डॉक्टर जायसवाल ने गुप्तों को मूलतः जाट जाति का स्वीकार किया है, लेकिन अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। डॉक्टर अल्तेकर, एलन और आयंगर आदि विद्वान गुप्तों को वैश्य मानते हैं, क्योंकि इस वंश के राजाओं के नाम के अंत में गुप्त लगा हुआ है, जो वैश्य जाति का सूचक है। इन विद्वानों के अनुसार स्मृतियों और पुराणों के अनुसार ब्राह्मणों की उपाधि शर्मा या देव, क्षत्रियों की वर्मा, वैश्यों की गुप्त या भूति और शूद्रों की दास मानी गई है। परंतु नामकरण के संबंध में इस नियम का सदैव पालन नहीं किया गया है। बहुत से ब्राह्मणों के अंत में भी गुप्त लिखा हुआ मिलता है, जैसे विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त आदि। यही नहीं, अनेक गुप्त शासकों जैसे कि घटोत्कच है, आच है आदि के नाम के साथ गुप्त शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः गुप्त शब्द को जाति निर्धारण का आधार नहीं माना जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने वंश के संस्थापक का नाम गुप्त होने के कारण उसके प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने के लिए अन्य गुप्त शासकों ने अपने नामांत यानी कि नामों के अंत में गुप्त शब्द का प्रयोग किया था। डॉक्टर राय चौधरी, डॉक्टर उदय नारायण राव, इन सभी जो विद्वान हैं गुप्तों को ब्राह्मण मानते हैं। उनका कहना है कि प्रभावती का गोत्र धारण था, जो ब्राह्मण नरेश अग्निमित्र की पत्नी धारणी से संबंधित है, परंतु वे इस संबंध में कोई निश्चित आधार नहीं बताते हैं। यह भी कहा जाता है कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ, यानी कि रुद्रसेन सेकंड जो था उसके साथ किया था। वाकाटक वंश के लोग ब्राह्मण जाति के थे, इसलिए गुप्तों को भी ब्राह्मण माना जाना चाहिए। परंतु इस काल में अंतर्जातीय विवाह भी प्रचलित थे, अतः विवाह संबंध किसी वंश की जातीयता को सिद्ध नहीं कर सकता। डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर वीपी पांथरी ये ऐसे विद्वान हैं जो गुप्तों को क्षत्रिय मानते हैं। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में गुप्तों को क्षत्रिय कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्षत्रिय वंश की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से और चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्षत्रिय वंश की नाग कन्या कुबेर नागा से विवाह किया था। इसके अतिरिक्त गुप्त वंशीय नरेश महाशिवगुप्त की सिरपुर यानी कि मध्य भारत की प्रशस्ति में गुप्तों को चंद्रवंशीय क्षत्रिय बताया गया है, इसलिए गुप्तों को क्षत्रिय मानना ही न्यायोचित है। गुप्तों के आदि निवास स्थान के बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहें तो हाँ, इसमें भी हमें लगता है कि इनके निवास स्थान के विषय में भी बहुत ज़्यादा मतभेद है। कौमुदी महोत्सव नाटक के आधार पर डॉक्टर जायसवाल का मत है कि गुप्त नरेश प्रारंभिक काल में कौशाम्बी प्रदेश में शासन करते थे। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार और डॉक्टर डी.सी. गांगुली विद्वान जो हैं उनका मत है कि गुप्तों का निवास स्थान बंगाल था।
डॉक्टर गांगुली कहते हैं कि राजवंशी गुप्त शासकों का मौलिक निवास स्थान मुर्शिदाबाद बंगाल था, मगध में नहीं। उनका मत चीनी यात्री इत्सिंग के इस कथन पर आधारित है कि उसके समय यानी कि 672 से 697 ईस्वी से 500 वर्ष पहले एक चीनी यात्री हुई लुन नालंदा गया, जहां उसने पाया कि उस समय वहां चे ली केतो नामक शासक शासन कर रहा था, जिसमें चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया और उसके खर्च के लिए 24 गांव दान में दिए गए थे। यह मंदिर जो चीन के मंदिर के नाम से विख्यात था, यह मंदिर मी ली किया पोनो यानी कि मृग शिखावन नामक बौद्ध विहार के निकट था, जो गंगा नदी के किनारे नालंदा से 40 योजन पूर्व की ओर स्थित था। इसी आधार पर डॉक्टर गांगुली जो हैं गुप्तों का आदि स्थान बंगाल मानते हैं। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार भी बंगाल को ही गुप्तों का आदि स्थान मानते हैं। उन्होंने एक प्राचीन पांडुलिपि में चित्रित मृग स्थावन नामक एक स्तूप का वर्णन किया है, जो कि बंगाल में था। उनका यह भी कहना है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने जिस चीनी मंदिर का उल्लेख किया है वह मृग स्थावन का मंदिर था और त्रुटिवश कुछ विद्वानों ने उसे मृग शिखावन पढ़ लिया है। कुछ विद्वानों का मत है कि गुप्तों का आदि स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश अथवा पश्चिमी मगध था। डॉक्टर जगन्नाथ लिखते हैं कि गुप्तों का आदि स्थान बनारस यानी कि वाराणसी का निकटवर्ती क्षेत्र था। अधिकांश विद्वान मृग शिखावन को उत्तर प्रदेश में सारनाथ के समीप या पश्चिमी मगध के समीप स्थित मानते हैं। सैमुअल बील द्वारा किए गए इत्सिंग के यात्रा वृत्तांत के प्रामाणिक अनुवाद के आधार पर डॉक्टर जगन्नाथ का मत है कि मृग शिखावन नालंदा के पूर्व में नहीं वरन पश्चिम में 40 योजन पर था। नालंदा से 40 योजन पर सारनाथ स्थित है। यहाँ मृगदाव नामक मंदिर भी है। इसी के समीप चीनी मंदिर रहा होगा। एलन, आयंगर, मुखर्जी आदि विद्वान मगध को गुप्त राज्य के अंतर्गत मानते हैं। पुराणों के अनुसार गुप्तों के राज्य का उदय प्रयाग साकेत के बीच संभवतः प्रयाग के पास लगभग 3री शताब्दी के अंत में हुआ था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के प्राप्ति स्थान से ही यही संकेत हमें मिलता है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार इसमें संदेह नहीं है कि प्रयाग साकेत क्षेत्र ही गुप्तों का आदि निवास स्थान था और वर्तमान में यही मत बहुमान्य है। गुप्तों का उदय, प्रारंभिक गुप्त शासक के बारे में हम जानना चाहें तो हमें पता लगता है कि यहाँ का इसका जो संस्थापक है, हमें गुप्त अभिलेखों से पता लगता है कि श्री गुप्त कहा गया है उनको, जबकि पुराणों में गुप्त राजवंश के संस्थापक गुप्त कहा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि गुप्त वंश के संस्थापक का नाम गुप्त था या श्री गुप्त था। डॉक्टर स्मिथ लिखते हैं कि श्री गुप्त ही गुप्त वंश का संस्थापक था। उनका कहना है कि इत्सिंग नामक चीनी यात्री जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था, उसने पूर्वी भारत के एक राजा चैलिकितो का वर्णन किया है। चैलिकितो का भारतीय रूपांतर श्री गुप्त होगा, केवल गुप्त नहीं। परंतु अन्य विद्वान डॉक्टर स्मिथ के कथन से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने चैलिकितो के प्रति अपनी आदर भावना प्रकट करने के लिए उनके नाम के साथ आदर सूचक श्री शब्द का प्रयोग किया था। इसके साथ साथ यह भी कहा जा सकता है कि गुप्त वंशावलियों में श्री गुप्त, श्री घटोत्कच, श्री चंद्रगुप्त आदि के नामों के पूर्व श्री शब्द स्पष्ट रूप से आदर सूचक है और जहां नाम ही श्री से प्रारंभ होता है वहां 2 बार श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः यदि गुप्त वंश के संस्थापक नाम श्री गुप्त होता तो उसका उल्लेख भी श्री गुप्त के रूप में होता। अतः गुप्त ही गुप्त वंश का संस्थापक था, श्री गुप्त नहीं। गुप्त अभिलेखों में श्री गुप्त के लिए महाराज की उपाधि का प्रयोग किया गया है, जबकि अन्य सभी गुप्त सम्राटों के लिए महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि वह एक छोटा सामंत शासक था। सिल्वा लेवी और सुधाकर चट्टोपाध्याय उसे मुरुंडों का सामंत मानते हैं। फ्लिट और डॉक्टर आर.डी. बनर्जी जो हैं वह शकों का बताते हैं कि शकों का सामंत था, जबकि डॉक्टर वी.ए. स्मिथ और डॉक्टर के.पी. जायसवाल कहते हैं कि वह लिच्छवियों का सामंत था। इनमें स्मिथ आदि का मत जो है वो बहुमान्य है। डॉक्टर मुखर्जी आदि विद्वान उनका समय 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के लगभग मानते हैं,
परंतु डॉक्टर स्मिथ के अनुसार श्री गुप्त का शासनकाल 275 से 300 ईस्वी तक था। दूसरा शासक हम देखते हैं घटोत्कच। यह श्रीगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसे भी गुप्त अभिलेखों में महाराज की उपाधि से संबोधित किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि वह भी एक सामंत शासक था और उसके समय में गुप्त वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इसने 300 से 320 ईस्वी तक शासन किया। अब चलिए हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम उसका उत्तराधिकारी बना था। गुप्त अभिलेखों में उसके लिए प्रयुक्त महाराजाधिराज की उपाधि से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रतिभा संपन्न और प्रथम स्वतंत्र शासक था। उसकी महाराजाधिराज की सार्वभौमिक उपाधि इस बात का प्रतीक है कि उसने भुजबल से शक्ति अर्जित करके न केवल स्वयं को सामंतों की अधीनता की स्थिति से मुक्त करवा लिया, वरन अपने पौरुष से गुप्त राज शक्ति के विकास का द्वार खोलकर अपने पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के लिए सार्वभौम साम्राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त भी कर दिया। इनके विवाह के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह से लिच्छवी वंश की कुमार देवी से इनका विवाह हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना उसकी लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करना था। इस विवाह की पुष्टि चंद्रगुप्त कुमार देवी शैली की सोने की मुद्राओं से भी होती है। इस मुद्रा के अग्रभाग पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र और नाम उत्कीर्ण है और पृष्ठभाग पर धाराशाही सिंह या सिंहवाहिनी देवी का चित्र उत्कीर्ण है और नीचे लिच्छवयः लिखा हुआ है। इस वैवाहिक संबंध का गुप्त वंश के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्तों की शक्ति और वैभव में जो अपूर्व वृद्धि हुई उसमें इस विवाह का महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर UN राय का मत है कि इस समय तक लिच्छवियों में गणतंत्र के स्थान पर राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी और इसी कारण राजकन्या कुमार देवी पैतृक आधार पर लिच्छवी राज्य की स्वामिनी बन गई और लिच्छवियों का संपूर्ण अधिकार क्षेत्र चंद्रगुप्त को उपलब्ध हो गया। डॉक्टर मजूमदार का मत है कि इस विवाह के परिणाम स्वरूप वैशाली का राज्य भी गुप्त राज्य में मिल गया। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने यह विवाह राजनीतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए किया था। वैशाली राज्य के गुप्त राज्य में मिल जाने से चंद्रगुप्त प्रथम की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। डॉक्टर स्मिथ का मत है कि कुमार देवी ने दहेज के रूप में अपने पति को वह प्रभाव दिया जिसके कारण कुछ ही वर्षों में उसे मगध और निकटवर्ती प्रदेशों में प्रभुत्ता प्राप्त हो गई थी। डॉक्टर स्मिथ आगे लिखते हैं कि यह पूर्णतः सत्य है कि लिच्छवियों से संबंध के फलस्वरूप चंद्रगुप्त एक स्थानीय राजा की स्थिति जो उसके पिता और दादा को प्राप्त थी उससे ऊपर उठकर महाराजाधिराज की उपाधि को प्राप्त करने में वह सफल रहा था। उसने स्वयं अपनी महारानी और लिच्छवियों के नाम से सिक्के चलवाए और उसके उत्तराधिकारी पुत्र ने अत्यंत गर्व के साथ अपने को लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र यानी कि दोहित्र घोषित किया था। इस प्रकार गुप्तों और लिच्छवियों के सम्मिलन से गुप्तों में शक्ति की वह नींव पड़ गई जिसने कालांतर में उनको उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था। डॉक्टर मजूमदार का मत है कि कदाचित लिच्छवी और गुप्त एक दूसरे से मिले हुए क्षेत्रों पर राज्य करते थे और इस सम्मिलन से दोनों राज्य मिल गए जिससे नवीन राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था। वायु पुराण कथन है कि गुप्त वंश के वंशज गंगा के किनारे किनारे प्रयाग, साकेत और मगध का राज्य भोगेंगे। इस कथन से प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य में कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और संभावना व्यक्त की जाती है कि बंगाल का कुछ प्रदेश भी सम्मिलित था। पाटलिपुत्र भी उसके राज्य में था। डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय ने लिखा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने पराक्रम से अन्य राज्यों को जीतकर पाटलिपुत्र में फिर से एक साम्राज्य की नींव डाली थी और उस शुभ अवसर पर महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। श्री कृष्णा स्वामी अयंगर मतानुसार कुमार देवी से विवाह कर लेने के बाद वैशाली पर भी उसका अधिकार स्थापित हो गया था, परंतु अयंगर के कथन से कुछ विद्वान सहमत नहीं हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त ने ही गुप्त संवत की स्थापना भी की थी। उसने 320 ईस्वी से 328 ईस्वी तक शासन किया था।